नमस्कार। आज हमारे पास कुछ नोट्स हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी पर। तो इन दस्तावेजों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस धरती पर जीव और उनका पर्यावरण ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं। मतलब इन स्रोतों से पारिस्थितिकी की जो बुनियादी बातें हैं उन्हें जानने की कोशिश रहेगी। बिल्कुल। और पारिस्थितिकी का अध्ययन यही तो है, ये समझना कि प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे पर कैसे निर्भर है। ये असल में आपसी रिश्तों का ही विज्ञान है। देखते ये नोट्स हमें कहाँ तक ले जाते हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं परिभाषाओं से। स्रोत बताते हैं कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वो शाखा है जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों को देखती है। और ये जैविक समुदाय क्या चीज़ है, इसका जिक्र है यहाँ। हाँ, देखिए, स्रोत के हिसाब से किसी खास जगह पर जो अलग अलग तरह के पौधे और जानवर एक साथ रहते हैं ना, उनके समुदायों को ही जैविक समुदाय कहते हैं। अच्छा। और जब यही जैविक समुदाय अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण मतलब हवा, पानी, मिट्टी वगैरह के साथ मिलकर एक क्रियाशील इकाई बनाते हैं तो इसे पारितंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है। ओके। ये शब्द, जैसा आपने कहा, एजी टेंसले ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। और पारितंत्र को ही पारिस्थितिकी की आप कह सकते हैं मूल इकाई माना जाता है, फंक्शनल यूनिट। अच्छा, तो ये पारितंत्र, इसके दो मुख्य हिस्से बताए गए हैं, जैविक और अजैविक। जी। पहले जैविक यानी जानदार घटकों पर बात करते हैं। हाँ, जैविक घटकों में स्रोत ने 3 मुख्य श्रेणियां बताई हैं। सबसे पहले है उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, यानी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। बिल्कुल, जैसे हरे पौधे, ये सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके अपना भोजन तैयार करते हैं। पूरी खाद्य श्रृंखला का आधार यही है। और फिर आते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। जी, ये भोजन के लिए सीधे या इनडायरेक्टली उत्पादकों पर ही निर्भर करते हैं। अच्छा, इसमें भी कई लेवल हैं, प्राथमिक, द्वितीयक। हाँ, इसमें स्तर हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता वो हैं जो सीधे पौधे खाते हैं, शाकाहारी, जैसे गाय, बकरी, खरगोश। बिल्कुल। फिर आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, ये मांसाहारी होते हैं और प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे सांप, भेड़िया। हाँ, सांप, भेड़िया, लोमड़ी, इस तरह के जीव। और फिर तृतीयक उपभोक्ता भी होते हैं। ये कौन हुए? ये वो मांसाहारी हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, मतलब फूड चेन में और ऊपर, जैसे शेर, चीता, बाज। सही। और एक दिलचस्प बात, स्रोत ये भी बताता है कि हम इंसान, हाँ, हम खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरह के उपभोक्ता हैं, क्योंकि हम पौधे भी खाते हैं और मांस भी। हाँ, ये तो है। हमारी भूमिका काफी मिली-जुली है। बिल्कुल। और तीसरी जैविक श्रेणी कौन सी है? वो है अपघटक, डिकम्पोजर्स। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस यानी कवक। इनका काम है मरे हुए उत्पादकों और उपभोक्ताओं को सड़ाना, उन्हें तोड़ना, और इस प्रक्रिया में जो पोषक तत्व निकलते हैं उन्हें वापस प्रकृति में, मतलब मिट्टी और हवा में लौटा देना। अरे वाह, तो ये तो एक तरह से रिसाइकलिंग का काम करते हैं। एकदम सही। इनके बिना तो पोषक तत्वों का पूरा चक्कर ही रुक जाएगा। उत्पादकों को बढ़ने के लिए जरूरी खुराक कहाँ से मिलेगी फिर? ये तो बहुत जरूरी भूमिका हुई। तो ये तो हो गए जैविक घटक। अब अजैविक घटक यानी निर्जीव तत्व। हाँ, अजैविक घटकों में कार्बनिक पदार्थ आते हैं, अकार्बनिक पदार्थ आते हैं, जैसे मिट्टी, पानी, खनिज लवण, और साथ ही जलवायुवीय कारक भी, जैसे रोशनी, तापमान, हवा, नमी, ये सब। स्रोत में एडेफिक कारक का भी जिक्र है। ये क्या है? एडेफिक कारक मिट्टी से जुड़े होते हैं, मतलब मिट्टी की बनावट कैसी है, उसकी संरचना क्या है, ये चीजें तय करती हैं कि वहाँ कौन से पौधे अच्छे से उग पाएंगे। अच्छा, तो मिट्टी की भी भूमिका है। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं, ये निर्जीव घटक भी सजीव दुनिया को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। इसी से जुड़ा एक फैक्ट भी है नोट्स में कि सबसे ज्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में मिलती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। हाँ, ये सही है। तो क्या इसका मतलब यह है कि वहां के जैविक और अजैविक कारकों का जो मेल है वो जीवन पनपने के लिए सबसे अच्छा है? निश्चित तौर पर।
आप देखिए वहाँ साल भर खूब बारिश होती है, तापमान भी ऊंचा रहता है, धूप भी सीधी मिलती है। इन सब वजहों से वहाँ पौधों की अनगिनत किस्में उग पाती हैं, और जहाँ इतने सारे पौधे होंगे वहां उन पर निर्भर रहने वाले जीव जंतु भी ज्यादा होंगे। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि अजैविक कारक सीधे सीधे जैविक विविधता को कैसे बढ़ावा दे सकते और हैं। भारत में इस पूरी जटिलता को समझने और इसके प्रबंधन पर काम कहाँ हो रहा है? स्रोत कुछ रिसर्च सेंटर्स के नाम बताते हैं। जी, स्रोत में अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, धनबाद और कोयम्बटूर जैसी जगहों का जिक्र है, जहां पर्यावरण विज्ञान और प्रबंधन से जुड़े केंद्र हैं। तो ये एक संकेत है कि भारत में भी पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण पर गंभीरता से रिसर्च हो रही है, शायद इन्हीं जटिल संबंधों को बेहतर समझने के लिए। तो अगर इन सारी बातों को हम जोड़कर देखें तो पारिस्थितिकी सिर्फ ये नहीं है कि कौन सा जीव कहाँ रहता है, बल्कि ये उनके आपसी रिश्तों की कहानी है और उनका अपने माहौल के साथ जो लेन देन है उसकी कहानी है ना? हाँ, छोटे से बैक्टीरिया से लेकर बड़े पेड़ और बड़े शिकारी तक सब एक बहुत ही जटिल जाल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये कितना नाजुक है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, हर किसी की अपनी एक तय भूमिका है। अगर इस चेन की एक भी कड़ी कमजोर पड़ती है या टूट जाती है तो उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ेगा। बिल्कुल। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जो इन स्रोतों के अध्ययन से भी उभरता है कि हमारी अपनी गतिविधियां, मतलब मानवीय हस्तक्षेप, इस नाजुक संतुलन को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है, और शायद ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। शायद यही इन दस्तावेजों का सबसे अहम संदेश भी हो। चलिए, इसी विचार के साथ पारिस्थितिकी की इन गहराइयों पर हमारी आज की ये बातचीत यही खत्म करते हैं।